हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम बेटा। कैसे हो आप सब लोग? ठीक हो? कंफर्मेशन दीजिए। चले, बहुत शुक्रिया बेटा। अच्छा बेटे, हमने स्टार्ट किया हुआ था रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का चैप्टर और टाइप्स ऑफ एरर्स डिस्कस कर रहे थे और साथ साथ थोड़ा सा सीख रहे थे कि जनाब जो एरर्स हो जाते हैं, मिस्टेक्स हो जाती हैं, उनको कैसे करेक्ट किया जा सकता है, कैसे हम रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो उसमें 2 टाइप्स आपके साथ डिस्कस हुई थी बेटे। एक आपके साथ मैंने डिस्कस किया ओमिशन एरर और एक आपके साथ डिस्कस हुआ ट्रांसपोजिशन एरर, जिसको इसके अलावा हम ओरिजिनल एंट्री एरर या फिर अंडर ओवरकास्टिंग इश्यूज भी बोलते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे रिमेनिंग 2 टाइप्स ऑफ एरर्स, कमीशन एरर्स एंड प्रिंसिपल एरर। पहले डिस्कस होगा कमीशन एरर्स। कमीशन एरर्स क्या होते हैं बेटे? कमीशन एरर्स में ये होता है रॉन्ग टाइप, रॉन्ग अकाउंट टाइटल जो है वो हम सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे सैलरीज का एक्सपेंस था, वेजेस में कंसिडर कर दिया, या वेजेस का एक्सपेंस था, सैलरीज के अकाउंट में आ गया। रेंट का एक्सपेंस था, आपने इंश्योरेंस के एक्सपेंस में अकाउंट फॉर कर लिया। ऐसे एरर्स जो सेम कैटेगरी के तो हों, बेटे एक मिनट होल्ड कीजिएगा। जी बेटा, अब डिस्कस करते हैं। अकाउंटिंग एलिमेंट्स 5 आपने डिस्कस किए हुए हैं कि अकाउंट्स के 5 पिलर्स होते हैं: एक्सपेंसेस, एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल्स एंड रेवेन्यूज। अब आपका रेंट का एक्सपेंस था, एंट्री क्या होनी चाहिए थी? रेंट एक्सपेंस आपने पे किया था तो रेंट एक्सपेंस को डेबिट होना चाहिए था और कैश को आपको क्रेडिट करना चाहिए था। ये एक्चुअल एंट्री होनी चाहिए थी। लेकिन जनाब मिस्टेकनली आपने क्या किया, रेंट के एक्सपेंस को डेबिट करने की बजाय इंश्योरेंस के एक्सपेंस को डेबिट कर दिया। आपने रेंट एक्सपेंस को डेबिट करने की बजाय इंश्योरेंस एक्सपेंस को डेबिट कर दिया। अकाउंट टाइटल रॉन्ग चेंज किया, रॉन्ग अकाउंट टाइटल सिलेक्ट किया। एक्चुअल अकाउंट टाइटल था आपके पास रेंट एक्सपेंस, लेकिन इसकी जगह पे आपने दूसरे एक्सपेंस को डेबिट कर दिया, इंश्योरेंस एक्सपेंस। अकाउंट टाइटल तो रॉन्ग सिलेक्ट हो गया, लेकिन एलिमेंट ऑफ अकाउंट की या टाइप ऑफ अकाउंट की मिस्टेक नहीं हुई। रेंट भी एक्सपेंस से रिलेट कर रहा था और इंश्योरेंस भी आपका एक्सपेंस एलिमेंट ही है। एलिमेंट ऑफ अकाउंट की या टाइप ऑफ अकाउंट की मिस्टेक नहीं हुई, बल्कि आपसे मिस्टेक क्या हुई, आपने रॉन्ग अकाउंट टाइटल यूज किया। क्या मिस्टेक इसमें हुई? कमीशन एरर्स ऐसे एरर्स होते हैं जिसमें रॉन्ग अकाउंट टाइटल हो जाता है बट करेक्ट अकाउंट टाइप ऑफ अकाउंट, या जिसे हम एलिमेंट भी कहते हैं, वो करेक्ट है। ऐसे एरर्स जिसमें अकाउंट टाइटल रॉन्ग हो गया लेकिन टाइप ऑफ अकाउंट या एलिमेंट ऑफ अकाउंट की गलती नहीं हुई, ये दोनों एक्सपेंस के एलिमेंट से ही रिलेट करते हैं। तो ऐसे एरर्स बेटे आपके कहलाते हैं कमीशन एरर्स। अब इनको रेक्टिफाई कैसे किया जाए? एक्चुअल में रेंट को डेबिट होना चाहिए, इंश्योरेंस को डेबिट कर दिया।
अब जो ऐसे एरर्स में रॉन्गली डेबिट हो जाए उसे करेक्ट करने के लिए क्रेडिट करोगे, और जिसको एक्चुअल में डेबिट होना चाहिए उसे आप डेबिट करोगे। कमीशन एरर आपके टू साइडेड एरर्स होते हैं, इनमें नॉर्मली सस्पेंस अकाउंट इन्वॉल्व नहीं होता। हमारे इस गिवन एग्जांपल में इसको आप रेक्टिफाई कैसे करोगे, देखो इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री ये बनेगी, रेक्टिफिकेशन। इसकी रेक्टिफिकेशन कैसे होगी, जिसको एक्चुअल में डेबिट होना चाहिए था लेकिन आपने डेबिट नहीं किया, उसको आप डेबिट कर दोगे, रेंट एक्सपेंस अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा, और इंश्योरेंस एक्सपेंस अकाउंट रॉन्गली डेबिट है, उसको करेक्ट करने के लिए आप क्रेडिट कर दोगे, इंश्योरेंस एक्सपेंस अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा। ये इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री होगी। हमेशा इसमें दो अकाउंट्स होंगे, दो अकाउंट टाइटल होंगे, एक रॉन्ग होगा और एक एक्चुअल होगा। बहुत कम चांसेस होते हैं कि जनाब इसमें कहीं पे आपके पास सस्पेंस अकाउंट आए। नॉर्मली ये वन साइडेड एरर नहीं होता, टू अकाउंट्स इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए इसमें सस्पेंस इन्वॉल्व नहीं होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं जनाब कमीशन एरर की। सपोज जनाब एक और एग्जांपल लेते हैं। हमने जनाब बिल्डिंग परचेज की थी, परचेज ऑफ बिल्डिंग, debited to machine account। अब इसमें देखें क्या मिस्टेक है। एक्चुअल में बिल्डिंग परचेज की थी, बिल्डिंग के अकाउंट को इन्वॉल्व होना चाहिए था, आपने रॉन्गली मशीन के अकाउंट को इन्वॉल्व कर दिया, अकाउंट टाइटल रॉन्ग यूज कर दिया। अब बिल्डिंग भी आपका एसेट है और मशीन भी आपका एसेट है। इसका मतलब है कि एलिमेंट ऑफ अकाउंट की गलती नहीं हुई है, हमारे पास मिस्टेक हुई है अकाउंटिंग, उसमें अकाउंट टाइटल की मिस्टेक हो गई है। जब हम बिल्डिंग परचेज करते हैं हमें बिल्डिंग को डेबिट करना चाहिए था, लेकिन हमने गलती से मशीन को डेबिट कर दिया। अब इसकी रेक्टिफिकेशन आप कैसे करोगे। मशीन अकाउंट रॉन्गली डेबिट है, इसको कैंसिल करने के लिए, इसका इफेक्ट कैंसिल करने के लिए आप मशीन अकाउंट को बेटा क्रेडिट कर दोगे, और जिसको एक्चुअल में डेबिट होना चाहिए था वो डेबिट नहीं हो सका था, उसको डेबिट कर दोगे। तो बिल्डिंग को डेबिट होना चाहिए था, वो आपने डेबिट नहीं किया था, इसलिए रेक्टिफाइंग एंट्री में उसको डेबिट कर दोगे। और मशीन अकाउंट की तो ये ट्रांजैक्शन थी ही नहीं, किसी भी सूरत में मशीन को डेबिट नहीं होना चाहिए था, उसका इफेक्ट कैंसिल करने के लिए आप उसे क्रेडिट कर दोगे। तो ऐसे एरर्स, ऐसी मिस्टेक्स जहां पे बेटे आपके पास अकाउंट टाइटल रॉन्ग हो जाए लेकिन एलिमेंट ऑफ अकाउंट की मिस्टेक ना हो, वो एरर्स कहलाते हैं कमीशन एरर्स। अब इसके ऑपोजिट एक और है हमारे पास लास्ट एरर, और वो क्या है, वो एरर है आपके पास प्रिंसिपल एरर। प्रिंसिपल एरर्स क्या हैं। प्रिंसिपल एरर्स में सेम टाइम में दो गलतियां होती हैं आपसे। एक तो रॉन्ग अकाउंट टाइटल तो है ही है, उसके साथ साथ एलिमेंट ऑफ अकाउंट की भी गलती हो जाती है। रॉन्ग टाइप ऑफ अकाउंट या एलिमेंट ऑफ अकाउंट भी गलत हो गया। जहां पे सिर्फ अकाउंट टाइटल की गलती हो वो एरर कहलाता है कमीशन। जहां पे अकाउंट टाइटल के साथ साथ एलिमेंट ऑफ अकाउंट की गलती भी हो जाए, टाइप ऑफ अकाउंट की मिस्टेक भी हो जाए, वो एरर आपका प्रिंसिपल एरर कहलाता है। इसको समझने के लिए यहाँ पे छोटी सी हम एग्जांपल लेते हैं कि जनाब फर्ज कीजिए रेंट पेड, आपने रेंट पे किया था जो कि एक एक्सपेंस था, इसलिए रेंट को डेबिट होना चाहिए, लेकिन रेंट पेड वाज चार्ज्ड टू बिल्डिंग अकाउंट। रेंट पेड वाज चार्ज्ड टू बिल्डिंग अकाउंट। रेंट आपके पास कौन सा एलिमेंट है, रेंट आपके पास बेटा जी एक एक्सपेंस एलिमेंट है, एक्सपेंस है, इसको डेबिट होना चाहिए। लेकिन आपने
अकाउंट टाइटल एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस यूज करने की बजाय बिल्डिंग का टाइटल यूज कर लिया, और बिल्डिंग आपका दूसरा एलिमेंट है, और वो कौन सा है, एक्सपेंसेस नहीं है बल्कि ये आपके एसेट्स हैं। तो एक्सपेंस को डेबिट करने की बजाय आपने किसी एसेट को डेबिट कर दिया। इसमें सेम टाइम में दो गलतियां, अकाउंट टाइटल भी रॉन्ग, रेंट की बजाय अकाउंट टाइटल बिल्डिंग यूज कर दिया, और ये जो दोनों अकाउंट टाइटल थे वो डिफरेंट टाइप ऑफ अकाउंट या डिफरेंट एलिमेंट से रिलेट कर रहे थे। रेंट आपका एक्सपेंस एलिमेंट है जबकि बिल्डिंग आपका एसेट का एलिमेंट है। तो यहाँ पे एलिमेंट ऑफ अकाउंट की भी गलती हो गई, अकाउंट टाइटल की भी मिस्टेक हो गई, ये आपका प्रिंसिपल एरर है। इसको सेम वैसे ही रेक्टिफाई करते हैं जिस तरह बेटे कमीशन एरर को रेक्टिफाई किया जाता है। एरर ऑफ कमीशन को हम कैसे रेक्टिफाई करते हैं, जो रॉन्ग टाइटल है पहले उसका इफेक्ट हम कैंसिल करेंगे। रॉन्ग अकाउंट टाइटल का इफेक्ट हम कैसे कैंसिल किया जाता है, रॉन्ग अकाउंट टाइटल अगर डेबिट हो गया उसको क्रेडिट करके सही करोगे, अगर गलती से क्रेडिट हो गया उसको डेबिट करके उसके इफेक्ट को कैंसिल करोगे। पहले मिस्टेक को रेक्टिफाई कर लो, फिर एक्चुअल अकाउंट की तरफ आओगे। एक्चुअल अकाउंट को अगर डेबिट होना चाहिए था, डेबिट नहीं हुआ था तो डेबिट कर दीजिए। अगर एक्चुअल अकाउंट को क्रेडिट होना चाहिए था, क्रेडिट नहीं किया था, तो फिर आप उसको क्रेडिट कर दीजिए। जैसे यहां पे देखो, मैं इसको रेक्टिफाई कैसे करूंगी, इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री बेटे ये बनेगी कि एक्सपेंस को डेबिट होना चाहिए, नहीं डेबिट हुआ, तो मैंने रेक्टिफाइंग एंट्री में रेंट एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट कर देना है, और बिल्डिंग का अकाउंट क्योंकि रॉन्गली डेबिट था, एसेट्स हमेशा डेबिट हुआ करते हैं, वैसे तो इस स्टेटमेंट में देखो कहीं पे भी डेबिट या क्रेडिट का वर्ड मैंने यूज नहीं किया। ये अंडरस्टूड बात है कि जनाब नॉर्मली अगर कोई वैल्यू एसेट्स में चार्ज की जाती है उससे एसेट का बैलेंस इंक्रीज होता है, और एसेट जब इंक्रीज होते हैं वो डेबिट होते हैं। तो आपने गलती से बिल्डिंग को डेबिट कर दिया। अब क्योंकि बिल्डिंग की ये ट्रांजैक्शन थी नहीं, बिल्डिंग की ये एंट्री थी ही नहीं, इसलिए आप उसे क्रेडिट करके ठीक कर दोगे। बिल्डिंग अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा रेक्टिफाइंग एंट्री में, और रेंट एक्सपेंस आपका डेबिट हो जाएगा। तो ये जनाब हमारे पास टाइप्स ऑफ एरर्स की डिस्कशन कंप्लीट हुई है। अब जनाब हम इसके बाद क्या करेंगे, इसकी प्रैक्टिस के लिए आप अपनी बुक्स पे आइएगा। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के चैप्टर का आगाज करते हैं यहां से। एग्जाम्पल नंबर 1 ही ले लेंगे। अच्छा, ये कॉस्ट की बुक है, ये जनाब हमारे पास अकाउंटिंग। चलिए जनाब, आपकी बुक्स में पेज नंबर 331 पे फर्स्ट एग्जाम्पल है विद द टाइटल ऑफ स्काई इलेक्ट्रॉनिक्स। इसे डिस्कस करते हैं। स्काई इलेक्ट्रॉनिक्स आपकी बुक पे पेज नंबर 331। चैप्टर नंबर 9 करेक्शन ऑफ एरर्स आपके बुक्स में पेज नंबर 331 पे एग्जाम्पल है स्काई इलेक्ट्रॉनिक्स। इसमें कुछ एरर्स दिए हुए जिनको हमें रेक्टिफाई करना है, रेक्टिफाइंग एंट्रीज पास करनी है। बहुत डिटेल्ड क्वेश्चन है। इसमें जो प्रीवियस चैप्टर्स पढ़े हुए हैं उनके पॉइंट्स भी हैं, और जो अभी चैप्टर्स हमने पढ़ने हैं उसकी भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन उसने यहीं पे दे दी हुई। बहुत सारी बातें ऑनवर्ड चैप्टर की भी इसी एक क्वेश्चन में डिस्कस हो जाएंगी। तो जनाब पेज नंबर 331 पे एग्जाम्पल स्काई इलेक्ट्रॉनिक्स हम स्टार्ट करते हैं। इसकी रिक्वायरमेंट क्या है कि जनाब रेक्टिफाइंग एंट्रीज हमें पास करनी है। While reviewing the draft financial statements of Sky Electronics for the year ended 31st December 2017, following errors have been identified. उसने यहाँ पे assume किया हुआ है कि हमारा बिजनेस का जो ईयर है वो 31 दिसंबर को क्लोज हो रहा है। तो बेटे जब बिजनेस का फाइनेंशियल ईयर एंड होता है रेक्टिफिकेशन तभी की जाती है, क्योंकि तभी हमने फाइनल अकाउंट्स बनाने, ट्रायल बैलेंस जब भी बनता है तो वो आउट होता है, और समटाइम नहीं भी आउट हो तो हमारे पास एरर्स होते हैं, तब एरर्स आइडेंटिफाई करके करेक्ट किए जाते हैं ईयर एंड पे। पहला एरर क्या है, पहला एरर पढ़ते हैं। कहता है कि कंप्यूटर्स कॉस्टिंग 2,40,000 परचेज्ड ऑन 1 सितंबर 2017 फॉर ऑफिस यूज। कंप्यूटर खरीदें ऑफिस यूज के लिए, और ऐसे एसेट्स जो बिजनेस यूज के लिए हम परचेज करते हैं बेटे वो नॉन करंट एसेट्स होते हैं। और हमने क्या सीखा है कि जितने भी नॉन करंट एसेट्स होते हैं हम बाय नेम उन्हें डेबिट करते हैं।
और ऐसे एसेट्स जिनको हम बेचने के लिए खरीदते हैं वो हमारी इन्वेंट्रीज हुआ करती हैं, और इन्वेंट्रीज जब हम खरीदते हैं उनको बाय नेम डेबिट करने की बजाय हम परचेजेस को डेबिट करते हैं। अब कंप्यूटर यहाँ पे मेरा नॉन करंट एसेट है, क्योंकि मैंने इसे ऑफिस यूज के लिए परचेज किया, इसलिए नॉन करंट एसेट कंप्यूटर के नेम से ही डेबिट होना चाहिए था। लेकिन हमसे मिस्टेक क्या हुई, वर डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। कंप्यूटर अकाउंट को डेबिट होना चाहिए था, लेकिन गलती से आपने परचेजेस के अकाउंट को डेबिट कर दिया। परचेजेस का टाइटल हम कब यूज करते हैं, जब ऐसी चीजें हम खरीदते हैं जिनको बेचना हो। जब गुड्स परचेज की जाती हैं, जब हम इन्वेंट्री परचेज करते हैं, तो तब हम परचेजेस का टाइटल यूज करते हैं। तो परचेजेस को तो यहाँ डेबिट होना ही नहीं चाहिए था, गलती से आपने परचेजेस को डेबिट कर दिया। चलिए, 4 टाइप्स ऑफ एरर्स हमने डिस्कस किए। उसने एरर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए तो नहीं कहा, हम टाइप ऑफ एरर को भी आइडेंटिफाई करते हैं और उसकी करेक्शन भी फिर करेंगे। देखो बेटे, अकाउंट टाइटल की सबसे पहले गलती कि कंप्यूटर की बजाय आपने परचेजेस का टाइटल यूज कर लिया। इसका मतलब है या ये कमीशन एरर होगा या प्रिंसिपल। अब फर्दर उसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा क्या एलिमेंट ऑफ अकाउंट की गलती तो नहीं हुई। अगर एलिमेंट ऑफ अकाउंट की गलती नहीं होगी तो ये कमीशन एरर, और अगर एलिमेंट ऑफ अकाउंट की भी गलती हो गई तो ये प्रिंसिपल एरर। तो देखिए, कंप्यूटर आपका नॉन करंट एसेट है, जबकि परचेजेस में डाल दिया। परचेजेस क्या है, हमारा एक्सपेंस है। तो एसेट की वैल्यू एक्सपेंस में चली गई या एक्सपेंस की वैल्यू एसेट में आ गई, तो अकाउंट टाइटल की भी गलती हो गई, एलिमेंट ऑफ अकाउंट भी रॉन्ग हो गया। इसका मतलब है ये हमारा कौन सा एरर है, ये हमारा प्रिंसिपल एरर है। तो अब इसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे, जिसको एक्चुअल में डेबिट होना चाहिए उसे डेबिट करेंगे, और जो गलती से डेबिट हो गया उसका इफेक्ट कैंसिल करने के लिए हम क्रेडिट करेंगे। तो इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री हमारे पास क्या बनती है, तो बेटा इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री क्या बनेगी, कंप्यूटर्स को डेबिट होना चाहिए, हमने डेबिट नहीं किया था, इसलिए रेक्टिफाइंग एंट्री में हम कंप्यूटर्स अकाउंट को, जो कि एक नॉन करंट एसेट है, डेबिट कर देंगे, और परचेजेस रॉन्गली डेबिट हो गई उसका इफेक्ट कैंसिल करने के लिए हम क्रेडिट कर देंगे। कितनी अमाउंट से, जो अमाउंट आपको क्वेश्चन में गिवन है, और वो अमाउंट है आपके पास 2,40,000। नेक्स्ट में वो कहता है कि ऐसी डेप्रिशिएट्स कंप्यूटर्स एट 20% पर एनम यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड। बेटे, नॉन करंट एसेट से रेलिवेंट जब भी मिस्टेक होगी उसे डेप्रिसिएशन का इफेक्ट भी आपने लेना होगा, उसे डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस भी इफेक्ट होगा। अब डेप्रिसिएशन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने आपको क्लास में दिया था कि बेटे जब हम नॉन करंट एसेट को परचेज करते हैं यूज करने के लिए, हमने परचेज किया 2,40,000 के वैल्यू के कंप्यूटर खरीदे, तो 2,40,000 का बेनिफिट हमने एक साल में तो नहीं, मैनी ईयर्स हमने कंप्यूटर को यूज करना है, तो 2,40,000 का बेनिफिट मैनी ईयर्स होगा। तो 2,40,000 में से जितना हम बेनिफिट नॉन करंट एसेट का लेते चले जाएंगे उसकी वो वैल्यू डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस बनती चली जाएगी। तो नॉन करंट एसेट जब हम यूज करते हैं तब तब उसकी वैल्यू डिक्रीज होती है, और वो जो वैल्यू डिक्रीज होती है वो एसेट्स में से माइनस करते हैं और एक एक्सपेंस बन जाती है जिसको हमने नाम दिया था डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का। नॉन करंट एसेट से रेलेवेंट जब भी मिस्टेक होगी उससे डेप्रिसिएशन की भी ऑटोमेटिकली मिस्टेक होगी, क्योंकि जितनी ज्यादा वैल्यू आपके नॉन करंट एसेट में आती चली जाएगी उतनी ज्यादा वैल्यू उसकी डेप्रिशिएट होती चली जाएगी। और अगर कोई अमाउंट नॉन करंट एसेट के अकाउंट में नहीं आई है देन डेफिनेटली वो डेप्रिशिएट भी नहीं हुई है। तो जब नॉन करंट एसेट से रेलेवेंट मिस्टेक्स को आप रेक्टिफाई करोगे तो डेप्रिसिएशन के इफेक्ट को भी आपको रेक्टिफाई करना होगा। कैसे करोगे ये देखो इस एग्जांपल में मैं आपको बताती हूँ। बेटे आपने 2,40,000 कंप्यूटर जो कि नॉन करंट एसेट है ये वैल्यू उसमें ऐड नहीं की थी, गलती से परचेजेस में ऐड कर दी थी। अब जब कंप्यूटर नॉन करंट एसेट है, नॉन करंट के अकाउंट में 2,40,000 आपने ट्रांसफर नहीं किया था, देन डेफिनेटली आपने उन्हें डेप्रिशिएट भी
नहीं किया होगा। अगर ये अमाउंट नॉन करंट एसेट के अकाउंट में जाती तो डेप्रिशिएट होती। तो जब ये अमाउंट ही कंप्यूटर के अकाउंट में नहीं गई, नॉन करंट एसेट के अकाउंट में नहीं गई है, देन और जबकि आपने कंप्यूटर को खरीद के यूज करना शुरू कर दिया है, लेकिन अकाउंटिंग में गलती होगी भी है, ये अमाउंट आपके नॉन करंट एसेट में नहीं गई, देन डेफिनेटली ये डेप्रिशिएट नहीं हुई। तो क्या करेंगे, अब जब हमने नॉन करंट एसेट के अकाउंट में ये अमाउंट ट्रांसफर की है, अब उसका डेप्रिसिएशन का इफेक्ट भी लेंगे, उसको डेप्रिशिएट भी करेंगे। तो जनाब हम उसकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे और उसकी एंट्री पास करेंगे। तो दो रेक्टिफाइंग एंट्रीज जो है ना वो हमेशा पास होंगी जहां जहां पे नॉन करंट एसेट इन्वॉल्व हो जाएगा। जहां पे भी नॉन करंट एसेट इन्वॉल्व हो जाएगा वहां वहां दो रेक्टिफाइंग एंट्रीज होंगी, एक नॉन करंट एसेट की अमाउंट को रेक्टिफाई करेगी और दूसरा उससे रेलेवेंट डेप्रिसिएशन को रेक्टिफाई करेगी। तो भाई अब कंप्यूटर की अमाउंट ही नहीं कंप्यूटर के अकाउंट में गई तो हमने डेप्रिशिएट भी नहीं किया, अब डेप्रिशिएट करेंगे तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की एंट्री पास करेंगे। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की एंट्री हम हमेशा क्या पास करते हैं बेटे, ये एक एक्सपेंस है इसलिए क्या होता है, डेबिट होगा। क्रेडिट किसको करेंगे, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि बेटे नॉन करंट एसेट की जितनी भी डेप्रिसिएशन है वो डायरेक्टली नॉन करंट एसेट के अकाउंट में से माइनस नहीं होती, बल्कि हम क्या करते हैं, एक नेगेटिव एसेट अकाउंट क्रिएट करते हैं जिसका नाम है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। जितना भी हर साल नॉन करंट एसेट को हम यूज करें, जितनी वैल्यू एक्सपेंस बन रही है वो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अकाउंट में वैल्यू चलती चली जाती है। तो डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करने की हमेशा एंट्री क्या होती है, हम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट करते हैं और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी बोलते हैं। ये नेगेटिव एसेट है, एसेट का नॉर्मल बिहेवियर हमेशा डेबिट होता है और नेगेटिव एसेट्स का बिहेवियर हमेशा क्रेडिट होता है। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को रिकॉर्ड करने की हमेशा ये एंट्री होती है कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को डेबिट कीजिए और जो नेगेटिव नॉन करंट एसेट है क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट उसको क्रेडिट कीजिए। तो जनाब अब हम इसकी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को कैलकुलेट करते हैं कि अब देखो क्या है कि जनाब हमने 20% वो कहता है डेप्रिसिएशन निकालनी है और मेथड उसने दिया हुआ है स्ट्रेट लाइन मेथड। आपने दो तरह के डेप्रिसिएशन के मेथड्स पढ़ने हैं एज पर योर सिलेबस। एक स्ट्रेट लाइन मेथड होता है, एक बेटा रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड होता है, वो उनके रिस्पेक्टिव चैप्टर में जाके डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आपने जो बात याद रखनी है वो क्या है कि हम स्ट्रेट लाइन मेथड में जब डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस कैलकुलेट करते हैं हमेशा कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं। अब कॉस्ट प्राइस क्या है, एसेट की परचेज प्राइस है जो कि यहाँ क्वेश्चन में गिवन है 2,40,000। आपने क्या काम करना है जनाब, 2,40,000 का वो कहता है कितने परसेंट आपने डेप्रिसिएशन लेनी है, 20%। और 20% के साथ क्या लिखा हुआ है, पर एनम। पर एनम का मतलब होता है आप जब 2,40,000 का 20% लोगे तो पूरे साल की डेप्रिसिएशन आएगी। जबकि डेप्रिसिएशन हम कितने मंथ्स की लेते हैं, जितने मंथ्स हमने एसेट को यूज किया है। कंप्यूटर का ये एसेट हमारे पास कब आया है, क्वेश्चन में उसने लिखा हुआ है 2,40,000 के साथ कि हमने इनको परचेज किया था 1 सितंबर 2017 को और 31 दिसंबर को मेरा बिजनेस का फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है। 31 दिसंबर तक मैं अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन और स्ट्रेंथ को कैलकुलेट कर रही हूँ, उसके एक्सपेंसेस रेवेन्यूज को देख रही हूँ। तो 1 सितंबर से लेकर 31 दिसंबर तक हमने 4 मंथ्स इसे यूज किया है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ 4 मंथ्स की डेप्रिसिएशन लेंगे। अब 4 मंथ्स की डेप्रिसिएशन को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये देखो मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ व्हाइट बोर्ड पे कि जनाब 2,40,000 एसेट की कॉस्ट है, इसका उसने कहा 20% लीजिए, तो पूरे साल की डेप्रिसिएशन 48,000 है। मुझे फाइंड आउट करनी है 4 मंथ्स की, इसलिए 4 से मल्टीप्लाई और 12 से डिवाइड इसलिए करेंगे क्योंकि ये पूरे साल की है, 12 मंथ्स का एक्सपेंस है। तो जब 12 से डिवाइड करेंगे हमारे पास 1 मंथ का आएगा, जितने मंथ्स का फाइंड आउट करना है 4 से मल्टीप्लाई किया तो लीजिए 4 मंथ का मेरे पास डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस आ रहा है 16,000। हाँ जी, यहां तक कितने स्टूडेंट को मेरी बात क्लियर है? सिर्फ आयशा को, हाफिज मोहम्मद उमर वलीद को, अच्छा बाकी स्टूडेंट को भी क्लियर हो गई, गुड। तो अब देखो यहाँ पे आपने क्या पढ़ा है, क्या सीखी है नई बात। ये नई बात बेटे सीखी है कि एक तो हमने टाइप ऑफ एरर को आइडेंटिफाई किया बेटे, जब भी प्रिंसिपल एरर होगा या कोई भी एरर हो जहां नॉन करंट एसेट इन्वॉल्व हो जाए,
वहां पे दो रेक्टिफाइंग एंट्रीज आपको पास करनी होंगी। एक तो नॉन करंट एसेट से रेलेवेंट जो मिस्टेक है उसको भी रेक्टिफाई करना है, और दूसरा उससे रेलेवेंट जो डेप्रिसिएशन है उसकी रेक्टिफिकेशन भी करनी है। डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं हुई तो चार्ज कर देंगे, एक्स्ट्रा चार्ज हो गई तो रिवर्सल एंट्री डाल के कम कर देंगे। मोहम्मद अली, आपको बेटे कोई क्वेश्चन पूछना है या वैसे ही वो जो नोटिफिकेशन दिया था आपने कंफर्मेशन के लिए मुझे वो है? ओके हाँ जी जनाब, नेक्स्ट एरर की तरफ चलते हैं, वो भी नॉन करंट एसेट से ही रेलेवेंट है। वैसे उन्हें चाहिए था कि डेप्रिसिएशन के चैप्टर से पहले ही उसने करेक्शन ऑफ एरर में नॉन करंट एसेट डेप्रिसिएशन से रेलेवेंट मैक्सिमम पॉइंट देके प्रैक्टिस करवा दी हुई है। चलिए कोई बात नहीं, मैं कोशिश करूंगी जिस तरह 1 को डिटेल में डिस्कस किया, सेकेंड एरर को भी मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करके नए पॉइंट्स बता दूं, हमें डेप्रिसिएशन के चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्प मिल जाएगी, बहुत सारी बातें पहले ही डिस्कस हो जाएंगी। दूसरे एरर में क्या कहता है? कहता है कि फर्नीचर जिसकी कॉस्ट 1.2 मिलियन 12 लाख थी और उसकी बुक वैल्यू थी 6,70,000 की, कब? On 31st December 2017 had already been sold on 1st November 2017. The proceeds of 700,000 were credited to sales. ऐसे depreciate furniture at 10% per annum using the straight line method. नॉन करंट एसेट से रेलेवेंट जब भी गलती होगी उसने डेप्रिसिएशन का साथ में जरूर कहा होगा ताकि हमें याद रहे कि डेप्रिसिएशन के इफेक्ट को भी मैंने करेक्ट करना है। अब देखो इसमें है क्या कि फर्नीचर आपका नॉन करंट एसेट है, इसके बिल्कुल ऑपोजिट पहले एरर में आपने एसेट खरीदा था, अब अगले वाले में क्या कर रहा है, वो नॉन करंट एसेट फर्नीचर बेच रहे हो। तो बेटे नॉन करंट एसेट खरीदें तब भी बाय नेम डेबिट होता है, नॉन करंट एसेट बेचें तब भी बाय नेम क्रेडिट होता है। अब फर्नीचर जब खरीदा होगा तो फर्नीचर डेबिट किया होगा, अब फर्नीचर बेच रहे हो तो फर्नीचर को बाय नेम क्रेडिट होना है। लेकिन इनसे गलती क्या हुई, नॉन करंट एसेट फर्नीचर बेचा था, इन्होंने क्या किया, फर्नीचर को क्रेडिट करने की बजाय सेल्स को क्रेडिट कर दिया। सेल्स क्या है? आपका रेवेन्यू है। अब ये कौन सा एरर है? अकाउंट टाइटल की भी गलती हो गई, फर्नीचर की बजाय सेल्स इन्वॉल्व हो गया, और एलिमेंट ऑफ अकाउंट भी रॉन्ग हो गया। एलिमेंट ऑफ अकाउंट कैसे रॉन्ग हो गया? फर्नीचर आपका एसेट है जबकि सेल्स आपका रेवेन्यू है, एलिमेंट ऑफ अकाउंट की भी गलती। इसका मतलब अगेन ये कौन सा एरर है? ये प्रिंसिपल एरर है। अब जनाब एरर हमने आइडेंटिफाई किया, अब जनाब हम इसको इसकी करेक्शन की तरफ चलते हैं। शिजा का क्वेश्चन लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम जी शिजा बेटे। मैम ये दोबारा से समझा दें, सेकंड वाला पॉइंट शुरू से समझ नहीं आई है। हाँ नहीं अभी तो मैंने और डिटेल में बताना है। इसमें पता है क्या गलती हुई है शिजा बेटे, कि फर्नीचर यस आपका नॉन करंट एसेट है। नॉन ठीक करंट है। एसेट के बारे में आपने हमेशा याद रखना है, चाहे वो फर्नीचर है, लैंड एंड बिल्डिंग है, इक्विपमेंट है, कंप्यूटर है, कुछ भी है, जब हम उन्हें खरीदते हैं बाय नेम डेबिट करते हैं, परचेजेस यस या मैम, सेल्स का ये अकाउंट तो नहीं पता है। आता उसमें। यस। तो जब खरीदा होगा फर्नीचर को डेबिट किया होगा, अब जब बेचा है तो फर्नीचर को ही क्रेडिट होना चाहिए, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने सेल्स को क्रेडिट कर दिया। ठीक हो गया मैम। अकाउंट ठीक। टाइटल भी गलत हो गया, सेल्स आपका रेवेन्यू एलिमेंट है और फर्नीचर आपका एसेट एलिमेंट है, एलिमेंट की भी गलती हो गई। इसका मतलब ये एरर कौन सा यस। है? शाबाश, ये प्रिंसिपल एरर है। अब हमने प्रिंसिपल एरर को वन बाय वन रेक्टिफाई करना है, लेकिन इसकी रेक्टिफिकेशन से पहले मुझे आपकी बेस बहुत सारी बनानी होगी ना। आप स्टूडेंट को अभी इस लेवल पे, क्योंकि डेप्रिसिएशन का चैप्टर नहीं पढ़ा होता बच्चों ने यहाँ तक, तो ना बुक वैल्यू से नो होती है, ना आपको ये पता होगा भी कि जनाब इस पे प्रॉफिट लॉस हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये बड़ी डिटेल में हमने जनाब ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करना है। शीता इसके अलावा ठीक है। बेटे? नो मैम, बस ठीक है, थैंक यू। ओके बेटा। अच्छा अब देखो बेटे, नॉन करंट एसेट से रेलेवेंट कुछ चीजें मैं आपको यहाँ पे क्लैरिफाई कर दूं। नॉन करंट एसेट जब भी हम बेचते हैं उस पे सबसे पहले आपको प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट करना होता है, और प्रॉफिट एंड लॉस हम फाइंड आउट कैसे करते हैं? बेटे आपने क्या काम करना है, नॉन करंट एसेट की कॉस्ट क्वेश्चन में गिवन होगी जिस प्राइस पे हमने परचेज किया था, ठीक है? तो भाई ये जो फर्नीचर था जिसको हमने बेचा है, वो कहता है इसको खरीदा था आपने 12 लाख में, इसकी कॉस्ट थी। अब नेट बुक वैल्यू क्या हुआ करती है? नेट बुक वैल्यू बेसिकली इज द डिफरेंस ऑफ, जिसको एब्रीवेट किया जाता है एनबीवी से, नेट बुक वैल्यू।
ये बेसिकली है क्या? नेट बुक वैल्यू इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। जब हम एसेट बेच रहे होते हैं उस टाइम में हम देखते हैं उसकी नेट बुक वैल्यू कितनी है। सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बात करूं, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या है? एसेट की वैल्यू का वो पार्ट जिससे हम बेनिफिट ले चुके हैं और वो एक्सपेंस बन चुका है। अगर एसेट 12 लाख का था तो वो कहता है कि 6,70,000 उसकी बुक वैल्यू है। इसका मतलब है कि जनाब कैलकुलेटर पकड़ो, 12 लाख माइनस 6,70,000 माइनस करो, इसका मतलब हम 5,30,000 का उससे बेनिफिट ले चुके हैं। जो बेनिफिट लिया जा चुका है जितनी वैल्यू का, वो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। और जो 12 लाख में से अभी मैंने बेनिफिट लेना है वो वैल्यू 6,70,000 की, उसे हम डेप्रिसिएशन की लैंग्वेज में नेट बुक वैल्यू कहते हैं। और वो हमेशा कैसे कैलकुलेट की जाती है? हम कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं तो नेट बुक वैल्यू आती है। और प्रॉफिट लॉस के लिए हम नेट बुक वैल्यू का कंपैरिजन फिर सेल प्राइस के साथ करते हैं। तो जनाब हमारे पास हमें पता चलता है कि हमारे पास उस एसेट को बेचने पे प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है। आपने हमेशा जब भी नॉन करंट एसेट सेल हो रहा होगा उसकी एट द टाइम ऑफ सेल, इस मेरी स्टेटमेंट पे फोकस कीजिएगा कि जो जब नॉन करंट एसेट हम सेल कर रहे होते हैं तो एट द पॉइंट ऑफ सेल उसकी बुक वैल्यू कितनी है वो आप कैलकुलेट कर लो। अब ये कब सेल हो रहा है, स्टेटमेंट को दोबारा पढ़ते हैं। कहता है had already been sold on 1st November 2017। आपने 1 नवंबर के स्टार्ट में उसको बेच दिया है, तो जिस टाइम में बेचा उस टाइम की बुक वैल्यू निकालो। और उन्होंने क्वेश्चन में क्या किया हुआ है, बुक वैल्यू आपको 6,70,000 की कब बताई गई है? 31 दिसंबर 2017, 2 महीने की बाद की डेप्रिसिएशन बुक वैल्यू बताई हुई। इसका मतलब है 2 महीनों उन्होंने क्या किया, बेच तो हमने 1 नवंबर को दिया, उसकी बुक वैल्यू कैसे 31 दिसंबर तक जा सकती है? बेटे हमेशा याद रखना है कि नॉन करंट एसेट जब बिक जाता है, हम सेल कर देते हैं, हम बुक्स ऑफ अकाउंट से उसकी सारी वैल्यूज निकाल देते हैं, कॉस्ट में से कॉस्ट निकाल देते हैं, डेप्रिसिएशन में से डेप्रिसिएशन निकाल देते हैं। इसका मतलब है हमसे गलती ये हुई है कि नॉन करंट एसेट ये फर्नीचर बिक तो गया लेकिन अपने बुक्स ऑफ अकाउंट से हमने निकाला नहीं, वो हमारी बुक्स में ही 12 लाख की वैल्यू पड़ी हुई थी और डेप्रिशिएट होती गई। ये मिस्टेक हुई है और इसकी कंफर्मेशन के लिए वो बता तो रहा है कि जनाब फर्नीचर को क्रेडिट करना था, सेल्स को क्रेडिट कर दिया गलती से। तो जब फर्नीचर क्रेडिट ही नहीं हुआ, एसेट जब क्रेडिट होता है तो एसेट का बैलेंस कम होता है। तो जब आपने फर्नीचर को क्रेडिट ही नहीं किया, एसेट के बैलेंस को कम ही नहीं किया, माइनस ही नहीं किया, फर्नीचर के अकाउंट में 12 लाख की वैल्यू आती रही और वो डेप्रिशिएट होती रही। 2 माह की आपने एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन चार्ज कर दी। मोहम्मद अली का क्वेश्चन लेते हैं। मैम ये जो आपने सामने बोर्ड पे मैथमेटिकली किया ना, ये इसकी समझ लगी, वो नेट का मसला आ गया था। किसकी समझ लगी बताइए, कौन से वाली ट्रांजैक्शन में? मैम नेट बुक वैल्यू नीचे आपने लिखा हुआ है कॉस्ट माइनस नेट बुक अकामुलेटेड वैल्यू का बेटे, डेप्रिसिएशन। नेट बुक वैल्यू का मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है कि नेट बुक वैल्यू, एनबीवी कहते हैं किसको, नेट बुक वैल्यू को कहते हैं। और ये कैसे कैलकुलेट की जाती है, हम कॉस्ट प्राइस में से जब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं तो बुक वैल्यू आती है। अब प्रॉफिट हुआ है एसेट को बेचने पे या लॉस हुआ है, उसके लिए हम क्या करते हैं, उस जिस एसेट को हमने बेचा होता है एट द पॉइंट ऑफ सेल, जैसे ये हमने 1 नवंबर को बेचा है ना, तो 1 नवंबर 2017 को जब बेचा है उस टाइम उसकी बुक वैल्यू कितनी थी वो निकालनी है और जितने में बेचा है उसके साथ कंपैरिजन करना है। तो फिर हमें पता चलता है कि प्रॉफिट है या लॉस है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा अब देखो, इसका मतलब है कि मुझे यहां से उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करनी है। कब तक की? 1 नवंबर तक की, ताकि मुझे पता चल सके कि जब मैंने उसको बेचा है उस वक्त उसकी बुक वैल्यू कितनी थी और मैंने उसको बेचा है 1 नवंबर को। अब जब बुक वैल्यू मेरे पास यहां आ जाएगी तो फिर मैंने उसका सेल प्राइस के साथ कंपैरिजन करना है, फिर मुझे पता चलेगा कि प्रॉफिट है या लॉस है। अगर ज्यादा पैसों में बेचा है तो प्रॉफिट है और अगर कम पैसों में बेचा होगा तो लॉस है। अब बेचा कितने में है, देखो उसने क्वेश्चन में बोला हुआ है कितने में बेचा है, 7 लाख में। ये मैंने सेल प्राइस लिख दी। अब इसका कंपैरिजन मैंने यहां क्वेश्चन मार्क किया हुआ, ये वैल्यूज मुझे फाइंड आउट करनी है। उसके लिए देखो आप क्या करो,
उसने बुक वैल्यू आपको 6,70,000 खुद बताई हुई है, और उसने ये बुक वैल्यू कैसे निकाली होगी? जब कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन माइनस करें तो बुक वैल्यू आती है, बुक वैल्यू कॉस्ट में से माइनस करें तो डेप्रिसिएशन आती है। 12 लाख की कॉस्ट है, बुक वैल्यू उसने क्वेश्चन में कितनी बताई हुई है? 6,70,000 बताई हुई है। इसका मतलब है वो कितनी वैल्यू को डेप्रिशिएट कर रहा है? हमने माइनस किया था 5,30,000। लेकिन ये बुक वैल्यू मैंने यहां पे नहीं लिखनी, क्योंकि ये बुक वैल्यू कब की बता रहा है? 31 दिसंबर की बता रहा है। गलती से 2 माह की डेप्रिसिएशन एक्स्ट्रा चार्ज हो गई है। पहले तो मैंने 2 माह की डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस जो एक्स्ट्रा चार्ज हो गया वो करेक्ट करना है। अब 2 माह का मैं डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस कैसे निकालूंगी? वो कहता है कि फर्नीचर को हम 10% हमेशा डेप्रिशिएट करते हैं पर एनम। ओके जी, हम यहाँ पे डेप्रिसिएशन की वर्किंग करते हैं। 12 लाख का 10% मेरे पास बनता है बेटे 1,20,000 डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस बनता है फॉर द होल ईयर, पूरे साल का। मुझे कैसे आइडिया हुआ ये पूरे साल का है? 10 के साथ पर एनम लिखा हुआ है 10% के साथ। ये पूरे साल का डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस आया, मुझे तो 2 मंथ्स का इसमें से कैंसिल करना है। तो 2 मंथ्स का कैसे फाइंड आउट करूंगी? 2/12। तो चलिए 2/12 करते हैं। 1,20,000 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 2। तो बेटा जी 20,000 डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस इन्होंने एक्स्ट्रा चार्ज कर दिया। 2 माह का डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस 20,000 आया। तो इसका मतलब है कि मेरी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो एक्चुअल बनती है वो 5,30,000 नहीं, 20,000 जो एक्स्ट्रा चार्ज हो गई थी वो माइनस कर देते हैं, 5,10,000। अब एक ही उसने पॉइंट में कितने सारे एरर्स बता दिए। एक्चुअल में जब हमने उसको बेचा है तब उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 5,10,000 थी, 5,30,000 नहीं थी। तो उसकी नेट बुक वैल्यू कितनी बनती है एट द टाइम ऑफ 1 नवंबर जब हमने इसको बेचा है? हम माइनस कर देते हैं। 1,200,000 माइनस 5,10,000, ये बनता है बेटे 6,90,000। 6,90,000 उस एसेट की वैल्यू थी, मैंने 7 लाख में बेचा है, 10,000 में ज्यादा बेचा है, तो 10,000 मेरे पास क्या है? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट। जब भी क्वेश्चन में आपको नॉन करंट एसेट की सेल से रेलेवेंट कुछ भी बताए, आपने फौरन से पहले ये काम करना है कि वो जो नॉन करंट एसेट हमारा सेल हो रहा है एट द टाइम ऑफ सेल उसका नेट बुक वैल्यू क्या थी, उसका सेल प्राइस के साथ कंपैरिजन करते हुए आपने प्रॉफिट लॉस निकाल लेना है, जैसे मैंने ये आपके सामने किया। तो बुक वैल्यू कैसे आती है ये भी देखो आपको क्लियर हो गया। हम कॉस्ट में से उसकी सारी की सारी डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं, तो जनाब हमारे पास बुक वैल्यू आती है। जैसे हमारे पास यहाँ 6,90,000 आ रही थी, उसका सेल प्राइस के साथ कंपैरिजन किया तो जनाब हमारे पास प्रॉफिट लॉस की वैल्यू आ जाएगी। ये जब हमारे पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन, आप सारे स्टूडेंट इसकी पिक लीजिएगा, अगर मोबाइल पे ले रहे हो स्क्रीनशॉट जो भी लेना है या वैल्यू लिख रहे हो तो लिख लीजिए। अब मैंने इस इंफॉर्मेशन की बेस पे आपको ये सिखाना है कि जनाब जब नॉन करंट एसेट बेटे हम सेल करते हैं तो उसकी एंट्री होती क्या है। बाद में देखेंगे कि उनसे गलती क्या हुई और उसकी बेस पे हमें रेक्टिफाइंग एंट्री पास क्या करनी चाहिए थी। नोट कीजिएगा, नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया, पिक ले ली। अब जनाब मैं आपको बताती हूँ कि नॉन करंट एसेट जब सेल हो जाता है तो हम उस टाइम में एंट्री क्या पास करते हैं। आयशा, यू वांट टू आस्क? नो? ओके। तो एट द टाइम ऑफ नॉन करंट एसेट सेल, जब नॉन करंट एसेट को हम सेल करते हैं उस टाइम में एंट्री क्या होती है? जी समी बेटे आपका नोटिफिकेशन गायब हो गया। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी मैम मैंने वो पिक लेनी थी, वो नीचे हो गया।
अच्छा ठहरो, मैं अभी दे करती हूँ, वेट। जी बेटे पिक ले लीजिए, ये मैंने वैल्यूज फिर आप लोगों से पूछनी है। समी ले ली? इतनी देर? जी मैम ले ली। ले ली, चलो शाबाश। अब ये देखो बेटे, हमने क्या करना है, जब भी नॉन करंट एसेट हम सेल करें तो हम एंट्री क्या पास करते हैं। जब नॉन करंट एसेट को हम खरीदते हैं तो बेटे उसे डेबिट करते हैं, जब बेचते हैं तो उसे क्रेडिट करते हैं। और एक चीज जो बार बार मैं रिपीट करती हूँ और हमेशा स्टूडेंट को कहती हूँ, माइंड में रखिएगा कि एसेट चाहे आपका करंट हो नॉन करंट हो, खरीदें तब भी कॉस्ट प्राइस पे डेबिट, जब बेचें तब भी कॉस्ट प्राइस पे ही आपने उसको क्रेडिट करना है। तो भाई फर्नीचर जब हम बेच रहे हैं, फर्नीचर को क्या होना चाहिए, क्रेडिट और कॉस्ट प्राइस से। फर्नीचर अकाउंट आपका कॉस्ट प्राइस से क्रेडिट होना चाहिए, और कॉस्ट प्राइस कितनी थी, 1200,000। जब बेटे हम नॉन करंट एसेट खरीदते हैं हम उसे डेबिट करते हैं, फिर उसके बाद जब हम उसे यूज करते हैं तो फिर एंट्री डेप्रिसिएशन की किया करते हैं। जब एसेट यूज होगा तो उसकी डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होगी, एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट। अब अगर आपको याद हो, मैं फिर से एक चीज रिपीट करूंगी कि बेटे आपके रेवेन्यूज और जो एक्सपेंसेस के अकाउंट होते हैं टेम्पररी होते हैं, ये इनकम स्टेटमेंट में जाके फौत हो जाते हैं, इनका कोई ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस नहीं होता। लेकिन जितने भी आपके तीन एलिमेंट्स हैं, एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल, ये आपके परमानेंट अकाउंट है, इनका मेनी इयर्स इनके बैलेंसेस कैरी फॉरवर्ड होते हैं, इनके ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस होते हैं। अब एसेट अगर आपका परमानेंट अकाउंट है तो आपके नॉन करंट एसेट नेगेटिव उनके जो अकाउंट होते हैं, जैसे यहाँ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट है, ये नेगेटिव एसेट है लेकिन परमानेंट है, इसका भी ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस होता है, इसकी वैल्यू भी मैनी ईयर्स एग्जिस्ट करती है हमारी बुक्स में। तो जब जब एसेट यूज होता रहेगा वो डेप्रिशिएट होता जाएगा, उसका डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस के जरिए क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अकाउंट में उसका एक्सपेंस आता चला जाएगा। लेकिन जब वो एसेट हम बेच देते हैं, एसेट से रेलिवेंट तमाम अकाउंट क्लोज कर देते हैं। कैसे क्लोज करेंगे, एसेट को क्रेडिट कर देंगे और उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को हम डेबिट कर देंगे। क्यों डेबिट करेंगे, ताकि वो क्लोज हो जाए। कैसे क्लोज होगा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नेगेटिव एसेट है, उसका नॉर्मल बिहेवियर क्रेडिट है, जब उसको आपने क्लोज करना है तो डेबिट करके क्लोज करना है। आपने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट करना है। अब बेटे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में कितनी वैल्यू आ चुकी थी जब हमने इसको सेल, बेटे म्यूट करो, ठहरो मैं यहां से म्यूट करती हूँ। अच्छा अब देखो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में कितना आ चुका है, 5,10,000 आ चुका है। उसकी जब हमने इस एसेट को बेचा है, उसकी डेप्रिसिएशन जो थी, जो प्रॉफिट लॉस की कैलकुलेशन में आपने ये वैल्यू लिखी थी 5,10,000, वो डेबिट कर दी और एसेट को कॉस्ट प्राइस से क्रेडिट कर दिया। अगली बात, बेचा है 7 लाख, हमारे पास पैसे आए हैं। जब पैसे आते हैं तो बेटे कैश को हम क्या किया करते हैं, डेबिट करते हैं। तो देखिए मैंने 7 लाख पैसे आए हैं, 7 लाख कैश को डेबिट किया। अब जब आपने ये नॉन करंट एसेट सेल किया है तो बेटे उस पर यह प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। अगर लॉस होगा डेबिट करेंगे, अगर प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट करेंगे। हमारी इस एग्जांपल में फर्नीचर को आपने सेल किया है, उस पर प्रॉफिट हुआ है 10,000 का, दैट शुड बी क्रेडिट। प्रॉफिट हमेशा क्रेडिट होते हैं, लॉसेस हमेशा डेबिट होते हैं। तो 10,000 का प्रॉफिट हुआ, लीजिए आपके पास डेबिट क्रेडिट की अमाउंट इक्वल हो गई। तो जब भी नॉन करंट एसेट को सेल करते हैं ये कंबाइंड कंपोजिट एंट्री पास किया करते हैं। क्या है, मैं फिर से रिपीट कर दूं, नॉन करंट एसेट जब खरीदते हैं एक ही एंट्री होती है, नॉन करंट एसेट डेबिट और कैश क्रेडिट। फिर उसे यूज करते हैं, वो डेप्रिशिएट होता है, एंट्री करते हैं, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, और जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है उसको क्रेडिट। जब तक एसेट यूज होता रहेगा ये एक एंट्री उसकी लाइफ में ईच ईयर आप पास करते जाओगे, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट। और जब वो सेल होता है
उस टाइम हम ये एंट्री पास किया करते हैं, उसकी तमाम वैल्यूज को कैंसिल करने के लिए ऑपोजिटली डील करते हैं। देखो कैसे ऑपोजिटली मैंने डील किया। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बिहेवियर क्रेडिट होता है, लेकिन क्योंकि वो सेल हो रहा है उसके अकाउंट को आपने क्लोज करना है, क्लोज करने के लिए एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अकाउंट को आपने डेबिट कर दिया। पैसे आए हैं, बेचा है, जो पैसे आए हैं वो सेल प्राइस भी आपने डेबिट कर दी। अब जब आपने नॉन करंट एसेट को सेल किया है उस टाइम में आपको या प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, वो भी आपने कंसिडर करना है। प्रॉफिट हुआ था इसलिए क्रेडिट, लॉस होता तो डेबिट। फिर नॉन करंट एसेट बेच रहे हो, उसको उसके नाम से कॉस्ट प्राइस के साथ आपने क्रेडिट कर देना है। जी हाफिज साहब। मैम आपने इस क्वेश्चन में उसने कहा था कि हमने गलती से 7 लाख को ना सेल्स अकाउंट क्रेडिट कर दिया है। वो तो मैम यहाँ रेक्टिफाई जो अभी तो वो अभी किया नहीं मैंने अभी आपको बता रही हूं कि एक्चुअल में एंट्री ये होनी चाहिए थी, ये मैंने एक्चुअल एंट्री पास की है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि उन्होंने रॉन्ग एंट्री क्या पास की है, वो डिस्कस करूंगी, फिर उसकी बेस पे रेक्टिफाइंग एंट्री होगी। ठीक हो गया स्टेप मैम। बाय स्टेप चलेंगे ना। उन्होंने तो डायरेक्टली रेक्टिफिकेशन एंट्री दी है, मैं बेटे अगर डायरेक्टली वो एंट्री की तरफ जाऊंगी आपको समझ नहीं आएगी। ठीक है मोहम्मद अली। मैम इसकी ये प्रॉफिट क्रेडिट होगा, लॉस डेबिट होगा, इसकी कोई लॉजिक भी है? बेटे लॉसेस हम एक्सपेंसेस होते हैं, और जनाब डेबिट क्रेडिट रूल में हमने डिफाइन की हुई है ये बात के एक्सपेंसेस और लॉसेस का ठीक होगा, बिहेवियर डेबिट होता है। ठीक हो गया। ठीक होगा, ठीक। चलो, तो बेटे एक्चुअल में ये एंट्री होनी चाहिए थी। उन्होंने गलती क्या की कि सिर्फ और सिर्फ 7 लाख की जो प्रोसीड्स थी वो क्रेडिट कर दी। मतलब उन्होंने सिर्फ 7 लाख की एंट्री पास की। उन्होंने 7 लाख की रॉन्ग एंट्री क्या पास की होगी, मैं रेड पेन से यहां मेंशन कर दूंगी। उन्होंने सिर्फ ये रॉन्ग एंट्री पास की। उन्होंने जनाब कैश अकाउंट को डेबिट किया और सेल्स को पकड़ के क्रेडिट कर दिया। सिर्फ ये 7 लाख की एंट्री पास की। ये रॉन्ग एंट्री है। अब हमने जनाब एक्चुअल में होनी क्या चाहिए थी और उन्होंने गलती से क्या एंट्री पास कर दी, उसकी बेस पे मैं आपके सामने यहाँ पे रेक्टिफाइंग एंट्री पास करूंगी। जब आपके सामने हो बेटे ज्यादा डिटेल्ड मिस्टेक हो जाए ना, जैसे यहाँ गलती हुई है, एक एक एरर में कितनी सारी मिस्टेक्स हुई हैं, हमेशा आपने रेक्टिफिकेशन डायरेक्टली नहीं करनी जब तक आपकी ग्रिप नहीं आ जाती इस टॉपिक पे। ऐसे रेक्टिफिकेशन करनी है कि एक्चुअल में एंट्री होनी क्या चाहिए थी, उन्होंने रॉन्ग एंट्री क्या पास कर दी, फिर सोचो कि रेक्टिफाइंग एंट्री क्या होनी चाहिए। मैं देखो आपके सामने रेक्टिफाइंग एंट्री बनाऊंगी कि जनाब सिर्फ 7 लाख का इफेक्ट दिया। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को डेबिट होना चाहिए था, नहीं डेबिट किया। कैश को डेबिट होना चाहिए था, कर दिया। प्रॉफिट को क्रेडिट होना चाहिए, नहीं किया। फर्नीचर को क्रेडिट होना चाहिए, नहीं किया। उल्टा सेल्स को क्रेडिट कर दिया। अब जिनको जो होना चाहिए था वो इफेक्ट भी दोगे और जो रॉन्ग इफेक्ट है वो भी कैंसिल करोगे, फिर आपके पास रेक्टिफाइंग एंट्री बनेगी। ये मैं ग्रीन पेन से यहां मेंशन कर देती हूँ। चलें ब्लैक से ही इसको मेंशन करते हैं प्रोमिनेंट करने के लिए। तो रेक्टिफाइंग एंट्री ये बनेगी कि जनाब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को डेबिट होना चाहिए था, नहीं किया, रेक्टिफाइंग एंट्री में कर दो। कैश को डेबिट होना चाहिए था, उन्होंने कर दिया, हम दोबारा से डेबिट नहीं करेंगे। सेल्स गलती से क्रेडिट हुआ, जो गलती से क्रेडिट हो गया उसका इफेक्ट कैंसिल करने के लिए क्या करोगे, डेबिट करोगे, सेल्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा 7 लाख से। प्रॉफिट को क्रेडिट होना चाहिए, नहीं किया, हम कर देते हैं रेक्टिफाइंग एंट्री में, प्रॉफिट अकाउंट क्रेडिट। फर्नीचर को क्रेडिट होना चाहिए था, उसको भी उन्होंने क्रेडिट नहीं किया, अब हम क्रेडिट कर देंगे। प्रॉफिट 10,000 से क्रेडिट, और इसके अलावा जो फर्नीचर अकाउंट है उसको 12 लाख से क्रेडिट होना चाहिए, वो भी उन्होंने क्रेडिट नहीं किया था। ये हमारी रेक्टिफाइंग एंट्री बनेगी। क्वेश्चन में वो सिर्फ रेक्टिफाइंग एंट्री पूछता है आपसे, एक्चुअली रॉन्ग नहीं पूछता। लेकिन जब तक आपकी इस टॉपिक पे ग्रिप नहीं आ जाती डिटेल डिस्कशन के लिए, मैं पहले ऐसे तमाम डिटेल्ड एरर्स जो होंगे मैं एक्चुअल एंट्री पास करूंगी, फिर रॉन्ग एंट्री बताऊंगी, और फिर उसकी बेस पे हम रेक्टिफाइंग एंट्री पास करेंगे। एक चीज और, जी अली, अली आपकी आवाज चली गई।
चलो मैं अपनी डिस्कशन को कंप्लीट करती हूँ, आप जब तक अपना माइक ठीक कर लीजिएगा। अच्छा, उसके अलावा देखो एक गलती इस क्वेश्चन में और हुई है, इसके अलावा वो क्या है, 2 माह का जो एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस उन्होंने चार्ज कर दिया था वो भी कैंसिल करो। वो कैसे कैंसिल करूंगी, मुझे कैसे पता चला 2 माह का एक्स्ट्रा चार्ज हो गया? उन्होंने बुक वैल्यू 31 दिसंबर की दी हुई है, इसका मतलब वो 31 दिसंबर तक डेप्रिशिएट हुआ है, जबकि वो तो 2 माह पहले 1 नवंबर को ही हमने सेल कर दिया। तो 1 नवंबर के बाद तो उसकी डेप्रिसिएशन होनी ही नहीं चाहिए थी। 2 माह की आपने एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन 20,000 जो ऑलरेडी मैंने कैलकुलेट कर दी थी इससे प्रीवियस स्लाइड पे, वो 20,000 की डेप्रिसिएशन का इफेक्ट कैंसिल करो। अब डेप्रिसिएशन का इफेक्ट हम कैंसिल कैसे करेंगे? ऑपोजिट एंट्री करके। डेप्रिसिएशन की नॉर्मल एंट्री होती है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को हम डेबिट करते हैं और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। तो हमने एक्स्ट्रा ये एंट्री कर दी हुई एक्स्ट्रा अमाउंट से, उसका इफेक्ट कैंसिल करने के लिए एक रेक्टिफाइंग एंट्री आप और पास करोगे, वो ऑपोजिट करोगे। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट आपका क्रेडिट होगा। वो जो 2 माह की डेप्रिसिएशन एक्स्ट्रा चार्ज कर ली हुई थी हमने, उसकी रिवर्स एंट्री पास करके उसको भी करेक्ट कर लिया। ये रेक्टिफाइंग एंट्री भी आपकी बनती है इस एरर से रेलेवेंट। इस चैप्टर में साथ साथ हमारा डेप्रिसिएशन के चैप्टर के भी बहुत से पॉइंट्स कवर अप हो रहे हैं। यहां तक कोई इश्यू है तो पूछिएगा। अब देखो आपको थोड़ा सा आइडिया और भी हो रहा होगा। ऑनवर्ड चैप्टर में आज के लेक्चर में सिर्फ इस क्वेश्चन के 2 एरर्स डिस्कस हुए हैं। ऑनवर्ड क्वेश्चन इतने डिटेल्ड होंगे जिस वजह से मैं थोड़ा स्पीडी चल रही थी कि इंपॉर्टेंट चैप्टर के लिए टाइम स्पेयर बचे। समी खान। वालेकुम अस्सलाम। मैम हमने डेप्रिसिएशन हमने ऊपर चार्ज निकाल ली जब 5,10,000 ये देखो हमने 5,10,000 किया, लेकिन उन्होंने क्वेश्चन में क्या कहा हुआ था? एक काम कीजिए, कैलकुलेटर पकड़ो मेरा बेटा, 12 लाख में से 6,70,000 माइनस करो। हाँ, उन्होंने 5,30,000 चार्ज की हुई थी, 20,000 की डेप्रिसिएशन एक्स्ट्रा चार्ज की थी, बनती थी 5,10,000। तो 20,000 की जो एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन उन्होंने चार्ज की थी उसका इफेक्ट भी कैंसिल करना है। मैम वो तो इफेक्ट हमने ऊपर दे दिया, फिर ये नीचे वो सिर्फ कैलकुलेशन, वो सिर्फ हमने कैलकुलेशंस की थी, यहाँ एंट्रीज में हम उसके इफेक्ट को इलेबोरेट कर रहे हैं। मैम हमने रेक्टिफिकेशन में जो सबसे ऊपर फर्स्ट एंट्री किया क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, हाँ वो 5,10,000 से की है, 5,30,000 से नहीं की है, 5,10,000 से की है। हमने नीचे 20,000, तो वो जो नीचे 20,000 है ऊपर तो हमने चार्ज कर नहीं ली। आपकी बात बिल्कुल सही है, हमने 5,10,000 से डेबिट किया, लेकिन एक्चुअल में उन्होंने कितने से की हुई है? उन्होंने कितने से कर दी थी? उन्होंने तो हमें बुक वैल्यू 31 दिसंबर को 670 बताई हुई है, ऐसी बताई हुई है ना? जी मैम। इसका मतलब है वो तो फिर हमने इधर, इसका मतलब उन्होंने गलती से 5,30,000 की डेप्रिसिएशन चार्ज कर दी थी। जी मैम। तो 5,30,000 रेक्टिफिकेशन में तो हमने फिर वो 5,10,000 चार्ज कर ली है। तो वो कैंसिल की है, कैंसिल की है। डेबिट करने का मतलब है कि कैंसिल की है। यस मैम। जी मैम, वो कैंसिल कर दी हमने। हाँ, तो फिर हमने अगर मैं 20,000 कैंसिल नहीं ना करूंगी, सुनो मेरी बात बेटे, अगर मैं 20,000 कैंसिल नहीं करूंगी तो प्रॉब्लम पता है क्या होगा? वो 20,000 मेरे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में इस वक्त 5,30,000 पड़ा हुआ है। जी मैम। सिर्फ 5,10,000 से अगर मैं रेक्टिफाइंग एंट्री पास करूंगी तो 20,000 मेरी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अकाउंट में हमेशा के लिए रह जाएगा। तो जब वो एसेट ही नहीं रहा, एसेट क्लोज कर दिया, तो उससे रेलेवेंट तमाम अकाउंट्स भी क्लोज हो जाने चाहिए। मैम बस मैं बताऊं क्या कहना चाह रहा हूँ? हाँ जी मैम मैं कह रहा हूँ कि हमने 2 बार चार्ज नहीं कर रहे, अभी 2 बार हम डेप्रिसिएशन किया, 5,10,000 बाद 20,000 चार्ज हो गया और फिर दोबारा एंट्री कर दी एक्यूमुलेटेड। चार्ज नहीं हो रहा बेटे, जब डेप्रिसिएशन चार्ज होती है तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट होता है। जी मैम ये वो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की मैं बात कर रहा हूँ कि हमने वो 5,30,000 थी तो 5,10,000 कर दी, तो सिर्फ एक एंट्री बच गई थी वो डेप्रिसिएशन की, जो हमने ज्यादा चार्ज की हुई थी उसको कम किया है 20,000 से।
तो वो मैं कह रहा हूँ कि जो हमने दूसरी एंट्री की है, दूसरी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टू डेप्रिसिएशन वाली सेकंड, तो वो ऊपर चार्ज नहीं होनी चाहिए थी 20,000 वाली सिर्फ? नहीं हुई ना, वो यही पर तो हम मैं नहीं बता चार्ज रही करना, हूँ। ये कह देखो रहा हूँ। चलो मैं स्टेप बाय स्टेप आपसे बात करती हूँ, सुनो मेरी बात गौर से बेटे। जब मैंने 12 लाख को 670 में से माइनस किया तो मुझे पता चला कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अकाउंट में 5,30,000 पड़ा हुआ है। जी मैम। ठीक है, अब इस रेक्टिफाइंग एंट्री में मैंने ब्लैक कलर से 2 रेक्टिफाइंग एंट्रीज पास की हुई है। इस रेक्टिफाइंग पहले वाली रेक्टिफाइंग एंट्री में 5,10,000 डेबिट करके यहां से उसका इफेक्ट निकाल दिया, और फिर 20,000 से मैंने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को डेबिट करके 20,000 का इफेक्ट यहां से निकाल दिया। तो टोटल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो ऑलरेडी क्रेडिट थी 5,30,000 से क्रेडिट थी, तो अब 5,30,000 से डेबिट होकर उसके इफेक्ट्स कैंसिल हो गए। सही। अब समझ में आया, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अकाउंट में 5,30,000 पड़ा हुआ था, जी मैम। तो उसका इफेक्ट तभी कैंसिल होना था ना जब वो 5,30,000 से ही डेबिट होती। जी मैम। तो ये देखो 5,30,000 से डेबिट हो गया, एक एंट्री में 5,10,000 से, दूसरी एंट्री में 20,000 से डेबिट। मैम जी बेटे। मैम जब भी हम एसेट को डिस्पोज ऑफ करते हैं तो मैम उसकी अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन और उसकी कॉस्ट को हम एक डिस्पोजल अकाउंट में ले जाते हैं, और वहां से जो नेट इफेक्ट होता है उसको ये हम वाला कहते हैं जो गेन। मेथड है ये मैंने आपको डेप्रिसिएशन के चैप्टर में जाके डिस्पोजल के अकाउंट वाला करवाना। जी मैम, लेकिन मैम यहाँ पे आपने अकोमोलेटेड यानी कि ना कम्प्लेक्स एंट्री कर दी है, अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और प्रॉफिट को आपने क्रेडिट कर दिया 10,000 से। यहाँ पे आपने इस चैप्टर में हमेशा कॉम्पोजिट एंट्री ही लेकर चलनी है, क्योंकि डिस्पोजल का अकाउंट नहीं ना यहाँ ओपन हो रहा है, वो डेप्रिसिएशन के इंडिविजुअल चैप्टर में जाके फिर इतनी डिटेल में बातें होंगी। ठीक है मैम। ठीक है बेटे। ओके ओके बच्चों, आज के लिए इतना इनफ है, बाकी इंशाल्लाह कल क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। टाइम हो गया, अल्लाह हाफिज।